चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट। हम लोग कल जो क्लास किए थे, क्वेश्चन किए थे, उसका ये पार्ट 2 है वीडियो। और कल कुछ क्वेश्चन करीब 15 क्वेश्चन किए थे और उससे ज़्यादा कुछ जो आगे क्वेश्चन है उसको करेंगे हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। हिंदी का भी कर रहे हैं तो चलिए हिंदी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पाद उपागम है। तो प्रक्रिया उपागम में बताया कि प्रक्रिया उपागम में कई लिखना सिखाते हैं, कई स्टेज से गुजरना पड़ता है, 6 स्टेज हैं उसके लिए। जबकि उत्पाद उपागम में लिखना सिखाया नहीं जाता, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जाता है। उसमें बच्चे लिखना सीख जाते हैं। तो चलिए इसमें ये क्या बोल रहा है कि कौन सा लेखन उपागम है और कौन उत्पाद उपागम है। तो ये बोला कि आप अभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए, अंतिम मसौदा लिखिए। ये सारा का सारा प्रक्रिया उपागम है। कई स्टेज से गुजर रहा है ना बालक, तो ये प्रक्रिया उपागम है। बी बोला है सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। कितने शब्दों में लिखना भाई? 200 शब्दों में लिखना है। वो बाबू लिखना जान गया है, लिखना सीख गया है। तो जब बच्चा लिखना सीख गया, वो उत्पाद उपागम, और लिखना सिखा रहे हैं कई स्टेजेज में, चरणों में, तो वो होगा प्रक्रिया उपागम। तो ये जो बोल रहा है कई स्टेजेस की बात कर रहा है सीखने में, तो वो प्रक्रिया उपागम हो गया। और जो भी सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखने की बात हो रहा है, ये उत्पाद उपागम है। तो ऑप्शन नंबर आइए डी नंबर, ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम है। बिल्कुल सही है, डी नंबर 116 का डी। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। तो एनईपी 2020 जो है ये त्रिभाषा सूत्र की बात करती है। त्रिभाषा सूत्र एक नीति है, तो जब भाषा में नीति की बात करेगा तो त्रिभाषा सूत्र होगा। लेकिन उसमें 3 प्रकार की भाषाएं, मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की बात करता है। जब आप मिडिल स्कूल में जाएंगे तो उसमें वहाँ अतिरिक्त भाषा के रूप में, ऐच्छिक भाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में नहीं, ऐच्छिक भाषा, अतिरिक्त भाषा, वैकल्पिक भाषा, वैकल्पिक भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा की बात करता है। और आपको पता है शास्त्रीय भाषा 6 हैं। और हाई स्कूल में मतलब सेकेंडरी पे, माध्यमिक स्तर पे विदेशी भाषा की बात करता है, वो भी कैसे? अतिरिक्त भाषा के रूप में। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, अतिरिक्त भाषा के रूप में बात करता है। तो इसका विदेशी भाषा कैसे? अतिरिक्त विकल्प के रूप में, सेकेंडरी स्तर पे, हाई स्कूल पे। ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्तर पे अतिरिक्त विकल्प के रूप में, बिल्कुल सही है। दूसरा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प, नहीं, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं। तीसरा विद्यालय शिक्षा की तैयारी चरण से भाषा, और चौथा है विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों की पसंद। बिल्कुल नहीं, एनईपी 2020 सेकेंडरी स्तर पे विदेशी भाषा की बात करता है, वो भी अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 120 के ये होगा। अब 141 से भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जन आपको पता है कि स्वाभाविक होता है। अर्जन क्या भाई? तो हम जो देख करके, नकल करके, अनुकरण करके सीखते हैं, जहाँ हमको प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन अवचेतन होता है, ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन अवचेतन होता है, अचेतन होता है। जबकि भाषा अधिगम प्रयास करके सीखते हैं और वो चेतन होता है। भाषा अधिगम चेतन होता है, जबकि भाषा अर्जन अवचेतन होता है। स्वाभाविक और अवचेतन, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। भाषा अर्जन क्या भाई? तो स्वाभाविक और अवचेतन है, अवचेतन, ध्यान रखिएगा। अर्जन अवचेतन, अधिगम चेतन। 141 का सी। 143
लेखन के उत्पाद उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लेखन के दो उपागम पता है, प्रक्रिया, कई स्टेजेस से गुजरते हैं, कई चरणों से। उत्पाद उपागम जिसमें हम रिजल्ट देखा जाता है, लिखना बाबू सीख जाता है, उसमें सिखाया नहीं जाता। तो ऑप्शन पे आते हैं, एक बार किए गए अभ्यास के रूप में लेखन, एक बार में ही वो सीख गया, लिख दिया, उसको बार बार स्टेजेस से गुजरनी ही नहीं पड़ेगी। स्टेजेस से गुजर जाएगा, कई बार लिखेगा तो वो हो जाएगा प्रक्रिया, और एक बार में ही लिख दिया वो होगा उत्पाद का उपागम, प्रोडक्ट अप्रोच उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, उत्पाद उपागम एक बार दिए गए अभ्यास के रूप में लेखन, एक ही बार में लिख देना। दूसरा प्रक्रिया के रूप में लेखन नहीं, प्रक्रिया के रूप में स्टेजेस से तो प्रक्रिया उपागम होगा, चरण बाई चरण की बात करेगा तो हो जाएगा प्रक्रिया उपागम। तो उत्पाद उपागम पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। 143 का किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल ए नंबर के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन है 148। एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का निर्माण करता है। प्रश्न के प्रकार का क्या नाम होगा? कल्पना कीजिए कि आप कहानी के आगंतुक हैं। कल्पना करिए, किसी के स्थान पर खुद को रखिए कि बात होगा, वो एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न होगा। एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब बहिर्वेशित प्रश्न, हिंदी में एक्स्ट्रापोलेटिव को बहिर्वेशित बोलते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव जो होगा, ये ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रापोलेटिव जो होगा वो टॉप डाउन में आएगा। टॉप डाउन मतलब अधोगामी में आएगा, अधोमुखी। तो ये इसका आंसर 148 का बी नंबर होगा, बहिर्वेशित प्रश्न। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु पर जब भी कल्पना की बात करेगा, कल्पना करिए, तो एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न होगा, बहिर्वेशित हिंदी में बोलते हैं इसको। ये चीजें ध्यान रखिएगा। टॉप डाउन के अंतर्गत आएगा, कल्पना करिए, अनुमान लगाइए, सारांश निकालिए, सार निकालिए, टॉप डाउन अधोमुखी। और इस प्रकार के प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न होते हैं, मतलब बहिर्वेशित प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी 148 का भी होगा। 138 पे आते हैं, निम्नलिखित का प्राचीन सांस्कृतिक भाषा अस्ति। निम्नलिखितेषु का प्राचीन सांस्कृतिक भाषा अस्ति, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन सांस्कृतिक भाषा है, शास्त्रीय भाषा है? तो उड़ीसा है, उड़िया है, तमिल है, मलयालम है, जबकि हिंदी नहीं है। हिंदी जो है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा, शास्त्रीय भाषा नहीं है। 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तमिल है, मलयालम है, उड़िया है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है। ये 6 भाषा आपका प्राचीन सांस्कृतिक भाषा, शास्त्रीय भाषा है। तो नहीं पूछ रहा है, नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, तो हिंदी नहीं है। 138 का ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, बिल्कुल सही, डी नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित है? ऊर्ध्वमुखी पढ़ाए हैं आपको, बॉटम अप। तो ऊर्ध्वमुखी में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे भाई? तो श्रुति लेख आएगा, उसके साथ साथ आपको हुबहू कहेगा लिखने के लिए कि एक शिक्षक जो बोले हुबहू बच्चा लिख रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, सकारात्मक नकारात्मक वाले प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपका जब बोलेगा कि आपका वर्ण शब्द की बात करेगा, वर्ण सिखाया जा रहा है, शब्द वाक्य सिखाया जा रहा है, बिल्कुल आपके बॉटम अप, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊर्ध्वमुखी, इसमें प्रत्येक शब्द को महत्व दिया जाएगा। ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। विशिष्ट तथ्य की बात करेगा, विशिष्ट की बात करेगा, बॉटम अप होगा। उसमें आपको शब्दांश की बात करेगा, शब्द को ढूंढने की बात करेगा, शब्द को खोजने की बात करेगा, वाक्यांश की बात करेगा, वाक्यों शब्दों को छांटने की बात करेगा, तो बॉटम अप की ओर जाएंगे, ऊर्ध्वमुखी। तो वही क्वेश्चन, ऊर्ध्वमुखी श्रवण कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, सारांशीकरण, पूरे संदेश को सुनकर पृष्ठभूमि का ज्ञान सारांशीकरण के रूप में के लिए प्रयुक्त करना। सारांशीकरण, सार निकालना, टॉप डाउन है, अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा श्रुतिलेख, क्लोज परीक्षण, क्लोज श्रुतिलेख,
बहुविकल्पीय प्रश्न, सकारात्मक नकारात्मक सारे के सारे ऊर्ध्वामुखी में आएंगे, बॉटम अप में आएंगे। क्लोज परीक्षण क्या भाई? फिल इन द ब्लैंक्स, जो क्लोज टेस्ट होता है, शब्द दे दिए जाते, वाक्य दिए जाते, बीच बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जो बच्चे स्वयं से भरेंगे वो क्लोज टेस्ट कहलाएगा। ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो ऊर्ध्वमुखी में इसका आंसर होगा बी नंबर। तीसरा है तुरंत सुनकर अव्यवस्थित शब्दों को वाक्यों में लिखना। सुनेंगे और वाक्यों में लिख देंगे तो ये टॉप डाउन कहलाएगा। सुनकर के वहीं लिख देना। तुरंत सुनकर अव्यवस्थित शब्दों में, व्यवस्थित नहीं अव्यवस्थित, तो ये आपका टॉप डाउन में आएगा। कविता को याद करना, सुनना, ये बिल्कुल नहीं होगा। 110 का बी नंबर। टॉप डाउन, बॉटम अप कौन होगा? ऊर्ध्वमुखी, श्रुतिलेख, क्लोज परीक्षण, बहुविकल्पीय, बिल्कुल 110 का बी नंबर। 111, एक शिक्षार्थी एक शब्द तथा वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है। किसका पहचान? वाक्य के उपखंड। वाक्य का उपखंड का मतलब क्या? उपखंड, छोटा टुकड़ा वाक्य का शब्द। तो शब्दों को, वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है, शब्दों को ढूंढती है। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो ये होगा बॉटम अप, ऊर्ध्वामुखी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या करिए? वाक्य के उपखंडों की पहचान करती है, इन बातों का प्रयोग करते हुए इस समझ को बनाए रखती है। तो उपखंड, वाक्य के उपखंड की बात करेगा, शब्दांश की बात करेगा, शब्द को ढूंढने की बात कहेगा, हुबहू लिखने की बात कहेगा, प्रत्येक शब्द को महत्व देने की बात कहेगा। बॉटम अप मतलब ऊर्ध्वान्मुखी युक्तियां होंगी, ऑप्शन नंबर ए। 111 का ए के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए 111, 112, ग्रहणशील शब्द संपदा क्या है? तो ग्रहणशील भाषा को कौशल दो, उत्पाद कौशल, उत्पाद जिसको अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं, दो हैं, बोलना, वाचन और लेखन, लिखना। ग्रहण कैसे करते हैं? तो ग्रहण या तो हम सुन करके करते हैं या तो फिर पढ़ करके करते हैं। तो पढ़ना ना दे करके यहाँ देखना दिया है। वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं और देखते हैं या पढ़ते हैं और पहचानते हैं शब्दों को, वे ग्रहणशील शब्द संपदा कहलाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ग्रहणशील शब्द संपदा क्या भाई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं तब पहचानते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आगे होगा। इसमें दिया है वे शब्द जिनकी वर्तनी अधिकतर गलत लिखी जाती है, ग्रहणशील वो नहीं है। सी, वे शब्द जिनकी वर्तनी हम जानते हैं, बिल्कुल नहीं। चौथा है वे शब्द जो भाषा प्रयोगकर्ता के द्वारा लेखन तथा वाचन में प्रयोग किए जाएंगे। जो लेखन वाचन में प्रयोग किए जाएंगे वो उत्पादक कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाएंगे। जबकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ग्रहणशील है, ग्रहण करते हैं, ग्रहणात्मक कौशल, ग्राह्य कौशल बोलते हैं उसको। तो 112 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल। सॉरी, 112 का ए, ऑप्शन ए नंबर। वे शब्द जिन्हें हम सुनते हैं या देखते हैं तब पहचानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 112 क्या है? 118, एक पाठिका पत्रिका पढ़ती है तथा आवरण कथा का समग्र विचार जानने का प्रयास करती है। पढ़ती है, पत्रिका पढ़ती है और समग्र विचार की बात करेगा तो आंसर होगा समग्र मतलब पूरे को पढ़ती है और पूरे को समझती है, तो ये होगा सरसरी दृष्टि से पढ़ना। पूरे किताब को पढ़ती है, पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ेगी तो सरसरी पठन होगा। लेकिन पूरे न्यूज में कुछ विशिष्ट तथ्य को पढ़ेगी तो वो होगा आपका बारीकी से पठन। जैसे एक न्यूज में क्रिकेट मैच का न्यूज पढ़ रही है या अखबार में आपका स्टेट के बारे में या सीटेट के बारे में न्यूज है, उसको पढ़ रही है, विशिष्ट न्यूज को पढ़ रही है, तो वो कहलाएगा बारीकी से पढ़न। जबकि पूरे न्यूज को पढ़ना, पूरे किताब को पढ़ करके समग्र विचार प्रस्तुत करना कहलाएगा सरसरी दृष्टि से पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा बी नंबर। मुख्य विचार कहता मुख्य बिंदु पढ़ना, मुख्य बिंदु सरसरी पठन। विशिष्ट तथ्य की बात करता विशिष्ट तथ्य पढ़ना, बारीकी पठन। गहन पठन में अर्थ समझ करके पढ़ा जाता है। गहन पठन में अर्थ समझ करके पढ़ा जाता है। और आनंद के लिए पठन, अतिशय पठन इसको बोलते हैं। मतलब कुछ थोड़ा देर के लिए पढ़ते हैं और आनंद के लिए पढ़ते हैं। अतिशय पठन, आनंद के लिए पठन। तो 118 का आंसर होगा बी नंबर। 136, निवेश के ग्राह्य बनने की संभावना कब होती है?
निवेश के ग्राह्य बनने की संभावना कब होती है, कब ग्रहण करेगा निवेश, आपको पढ़ाए होंगे। स्टीफन क्रेसन, भाषा का द्वितीयक सिद्धांत, द्वितीय अधिग्रहण सिद्धांत, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, उसमें निवेश जो आप पढ़ेंगे स्टेज 5 वही है आपका अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। निवेश के ग्राह्य बनने की संभावना कब होगी, यदि अफेक्टिव फिल्टर तनाव कम होगा, तनाव का प्रभाव कम होगा, दृष्टिकोण सकारात्मक और प्रेरणा अभिप्रेरणा प्रबल होगा, सबल होगा, तब हम ग्रहण कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। अर्जन मजबूत कब होगा, कब सीखेंगे हम ज्यादा, जब अफेक्टिव फिल्टर कम हो, दृष्टिकोण सकारात्मक हो और प्रेरणा मोटिवेशन सबल मतलब ज्यादा हो। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा 1 नंबर के साथ जाएंगे। दूसरा, यदि निगेटिव फिल्टर कम है, निगेटिव फिल्टर नहीं अफेक्टिव फिल्टर, निगेटिव फिल्टर की बात नहीं है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा 136 का 1 नंबर। 144, कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सही है, संकेत भाषा का व्याकरण होता है, बिल्कुल सही है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, नहीं, संकेत भाषा का अपना व्याकरण होता है। संकेत भाषा हाव भाव का एक समूह है, यह भी लगभग सही है, हाव भाव का एक समूह है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा संकेत भाषा का व्याकरण है, अपना व्याकरण होता है। सभी भाषा के अपने व्याकरण होंगे, संकेत भाषा का अपना व्याकरण होगा। ऐसे सी नंबर भी गलत नहीं है, संकेत भाषा हाव भावों का एक समूह है, लेकिन सीबीएसई ने इसका आंसर ये माना है संकेत भाषा का व्याकरण है, तो बिल्कुल संकेत भाषा का अपना व्याकरण होता है और हाव भाव का एक समूह भी है, तो सीबीएसई ने इसका आंसर ए माना, तो बिल्कुल ए नंबर भी सही है, तो ए के साथ जाएंगे हम लोग। 106, रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी के उन सब कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले दिन घर पे किए थे। जो घर पे किए थे बातचीत, जो घर पे दिनचर्या, दिन प्रतिदिन की बात करेगा ना, तो वो हो जाएगा बिक्स। और स्थिति 2 है, सुनिए ना, विज्ञान की कक्षा में किए गए प्रयोग के बारे में विस्तार से टिप्पणी लिखती है। क्या कर रही भाई, तो वो विस्तार से टिप्पणी लिखती है, जो पढ़ी है विज्ञान की कक्षा में वही लिख रही है। किताबी ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, उच्च स्तरीय ज्ञान वो काल्प होगा, और जो दिन प्रतिदिन की बात करेगा, मोबाइल पे बात करना, कहीं जाएंगे तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो बिक्स कहलाएगा। संप्रेषण की बात, परस्पर संप्रेषण बिक्स है। किताबी ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, उच्च स्तरीय भाषा जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कल्प कहलाएगा। तो ए नंबर बिक्स है, स्थिति ए बिक्स है, स्थिति 2 काल्प है, मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ए बिक्स है और 2 काल्प है। 106 का डी नंबर। 107, श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है। क्या पढ़ा भाई, पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है, पूरा 2 पन्ना पढ़ गया, और इसके बाद अपने मित्र को बताता है। पठन किस युक्ति को पूरा पढ़ा ना, पूरा दोनों पेज पढ़ा, तो वो होगा टॉप डाउन युक्ति। यदि उसमें से कुछ विशिष्ट तथ्यों को पढ़ता, वो होता बॉटम अप, लेकिन पूरा दोनों पेज पढ़ा तो होगा टॉप डाउन युक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 107 का 1 नंबर के साथ जाएंगे। 117, एक जांच परीक्षण इस प्रकार का है जिसमें पठन सामग्री का एक अनुच्छेद लेकर उस अनुच्छेद का प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया जाता है। अनुच्छेद लिखा गया, उसमें से छठा शब्द क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब उसमें आपको कुछ ना कुछ भरना है। एक वाक्य दिया गया, 5वां शब्द हटा दिया गया, छठा शब्द हटा दिया गया, चौथा शब्द हटा दिया गया, हटा दिया जाता है, और उसमें भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें फिल करना होता है, तो वो कहलाएगा क्लोज परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। उसके संदर्भ के अनुसार क्या वहाँ सेट होगा, उसके संदर्भ के अनुसार फिल करना होगा, वो कहलाएगा क्लोज परीक्षण। तो इसका आंसर होगा 117 का बी नंबर।
141 सरसरी तौर पे पढ़ना और बारीकी से पढ़ना पठन के दो उपकौशल हैं। नीचे दिए गए दो कर्मों में प्रयुक्त उपकौशल की पहचान करिए। ऑप्शन फर्स्ट है, अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में दी गई सूचना का प्रयोग करके तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में दी गई सूचना का प्रयोग करके तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहती है। ये आपका बारीकी पठन है, तथ्यात्मक प्रश्न की बात करता है। और दूसरा है, अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में मुख्य शीर्षक को पढ़कर, किसको पढ़कर के, मुख्य शीर्षक को पढ़ने की बात होगा, तो वो होगा सरसरी पढ़ना। अब विशिष्ट तथ्य की बात होगा, तथ्यों को पढ़ करके उत्तर देने की बात कहेगा तो होगा बारीकी पठन। तो ये जो है वो तथ्यात्मक प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहती है। प्रत्येक अध्याय में जो सूचना का प्रयोग किया गया, सूचना दिया गया है, उसमें से उस सूचना को पढ़ करके आंसर देना है, वो बारीकी पठन। और दूसरा है, मुख्य शीर्षकों को पढ़कर उपन्यास के कथानक का सारांशीकरण, सार निकालना, मुख्य विचार की बात कहेगा, वो सरसरी पठन होगा। तो एक जो है वो गहन पठन है, दो जो है वो सरसरी पठन है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ए बारीकी से पढ़ना और दो सरसरी तौर पे पढ़ना। मतलब 141 का बी के साथ बिल्कुल जाएंगे, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 142। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसन की परिकल्पना के अनुसार अध्यापक द्वारा दी जा रहे बोधगम्य निवेश का उदाहरण है। बोधगम्य निवेश इनपुट हाइपोथेसिस, मतलब एक स्तर ऊपर बढ़ा करके पठन अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को उनके अपने स्तर की पठन सामग्री देना। अपने स्तर, जितना स्तर उतने, बिल्कुल नहीं, जितना जानता उससे थोड़ा ऊपर। दूसरा, विद्यार्थियों को समाचार पत्र लिख देना और उन्हें ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। तीसरा, किसी अनुच्छेद में महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना और यह जांचना कि विद्यार्थी उनके अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। सी डी, विद्यार्थियों को उनके पठन स्तर से थोड़े से ऊंचे स्तर की पठन सामग्री पढ़ने के लिए देना, ये कहलाएगा बोधगम्य परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस। और बोधगम्य भाषा निवेश परिकल्पना बोलते हैं इसको। बच्चे जितना जानते हैं उससे कम नहीं, उतना ही नहीं, उससे थोड़ा ऊपर। मतलब डी नंबर 142 का डी होगा। 106, सना और इरफान दूरभाषा पर अपने सप्ताहांत की योजना बनाते हैं। दूरभाषा पर, फोन पर, जब बनाएगा बातचीत करेगा फोन पर, खेल में जाकर के, तो दिन प्रतिदिन की भाषा ना तेबिक्स हो गया। दूसरा, रोहन दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ता है, पाठ्य सामग्री को पढ़ता है और कहानी के मुख्य विचार का सारांशीकरण लिखता है। जो पढ़ा उसी को हुबहू लिख दिया, ये कल्प कहलाएगा। किताबी ज्ञान को लिखना कल्प, और दिन प्रतिदिन की भाषा का प्रयोग करना, बात करना विक्स। तो ए विक्स है, अभी कल्प है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर जो है वो विक्स है और 2 नंबर कल्प है। मतलब 106 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ए विक्स है और 2 कल्प है, 106 का बी। 115, पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना। स्कैनिंग क्या आशय है? स्कैनिंग क्या है भाई? बारीकी से पढ़ना, तो किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना, विशिष्ट सूचना की बात करेगा, वो बारीकी से पढ़ना स्कैनिंग कहलाएगा। और मुख्य बिंदु को पढ़ने की बात करेगा, वो स्कीमिंग कहलाएगा, सरसरी तौर पे पढ़ना कहलाएगा। तो बोल रहा है बारीकी से पढ़ना, जहां बारीकी मतलब विशिष्ट चीज को पढ़ना स्कैनिंग कहलाएगा। मतलब 115 का क्या होगा आंसर? ए नंबर होगा। बाकी लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वीडियो जाएगा, ऐसे कर करके पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, आप अपने मित्रों में शेयर करेंगे। जो भी सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, सीटेट का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
सब्सक्राइब, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाएं अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।